नमस्कार, मेरा नाम है सृजेश सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी की खास वीडियो सीरीज अधिकार की पहचान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्ता के अधिकारों की। अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में दुकानों से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। तो अगर कभी इन खरीदी गई चीजों में किसी प्रकार की त्रुटि आई हो या कमी आई हो या कोई खराबी आई हो, तो ऐसी स्थिति में आपके क्या अधिकार बनते हैं, आप कौन से कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फी क्या होगी, क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता और उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित है। इस अधिनियम के सेक्शन 2 क्लॉज डी में उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है। आइए हम एक उदाहरण की मदद से उपभोक्ता की इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक राम और एक श्याम। राम ने एक कार खरीदी और वह इस कार का इस्तेमाल खुद टैक्सी चलाकर स्वरोजगार के लिए करता है, और वहीं दूसरी तरफ श्याम, उसने भी एक कार खरीदी और वह इस कार का इस्तेमाल भाड़े पर दूसरे तीसरे व्यक्ति को देकर, दूसरे तीसरे ड्राइवर्स को देकर बिजनेस करने के लिए करता है। ऐसी स्थिति में राम एक उपभोक्ता कहलाएगा और श्याम एक उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। राम के उपभोक्ता कहलाने से या श्याम के उपभोक्ता न कहलाने से क्या क्या चीजें सामने उभर कर आती हैं। राम क्योंकि एक उपभोक्ता है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम में कोर्ट केस फाइल कर सकता है, माफ कीजिएगा, केस फाइल कर सकता है। और श्याम क्योंकि एक उपभोक्ता नहीं है, वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि श्याम के पास कोई कानूनी उपाय है ही नहीं। श्याम के पास कानूनी उपाय अभी भी है। श्याम एक साधारण सिविल केस फाइल कर सकता है साधारण कोर्ट में, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज नहीं करा सकता। तो उपभोक्ता को जानने के बाद अब हम जानेंगे उपभोक्ता के अधिकारों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब होता है सुरक्षा का अधिकार। मतलब हर उपभोक्ता का यह अधिकार होता है कि वो उसने जो सामान खरीदा है उस सामान से उसको जान माल की कोई क्षति ना पहुंचे, कोई हानि ना पहुंचे। दूसरा अधिकार होता है राइट टू बी इन्फॉर्म, मतलब सूचना का अधिकार। इसका मतलब खरीदे गए सामान की उत्पादन तिथि यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी तिथि यानी खराब होने का डेट, उसकी शुद्धता, उसका प्राइस, ये सारी चीजें सही सही जानना एक कंज्यूमर का, एक उपभोक्ता का अधिकार होता है। इसके अलावा राइट टू सीक रिड्रेसल यानी निवारण का अधिकार भी एक उपभोक्ता के पास होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर या किसी व्यापारी, किसी विक्रेता से असंतुष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में आप निवारण मांग सकते हैं। उसके बाद जो अधिकार है वो है राइट टू चूज यानी चुनने का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार का मतलब ये होता है कि कोई भी विक्रेता, कोई भी दुकानदार आपको किसी खास तरह की चीज खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उसका ये कर्तव्य बनता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो आपके सामने तरह तरह की चीजें रखें, तरह तरह के प्रोडक्ट्स रखें और आप अपने मनपसंद का प्रोडक्ट उनमें से चुन सकें। ये आपका अधिकार है। अब ऐसा नहीं है कि ये अधिनियम सिर्फ उपभोक्ताओं को अधिकार ही देता है। उपभोक्ताओं के ऊपर ये अधिनियम कुछ जिम्मेदारियां भी लादता है, कुछ जिम्मेदारियां भी डालता है। ये जिम्मेदारियां क्या हैं? तो पहली जिम्मेदारी ये है कि जब भी आप कोई सामान खरीदें तो हॉलमार्क, एगमार्क, आईएसआई जैसे मानक वाले सामान खरीदें। ये मानक, ये स्टैंडर्ड्स सामान की शुद्धता की गारंटी देते हैं। दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि अगर आप कोई दवा खरीद रहे हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं या खाने पीने की कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो ऐसी चीजों की एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है समाप्ति तिथि, मतलब उस तिथि के बाद अगर आप उस प्रोडक्ट को खाएंगे तो फिर आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो प्रोडक्ट। तो एक्सपायरी डेट जरूर देखें। तीसरी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि हर खरीद की आप कैश मेमो जरूर मांगे। कैश मेमो का मतलब होता है नकदी रसीद। ये कैश मेमो बहुत ही जरूरी है क्योंकि केस फाइल करने में ये कैश मेमो आपको बहुत सहायता करता है, आपकी बहुत मदद करता है। तो उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के बाद अब हम ये जानेंगे कि दुकानदार कौन कौन से ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे वो आपको भ्रमित कर सकते हैं। इस भ्रमित करने के तरीके को इस अधिनियम के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापारिक व्यवहार का नाम दिया गया है।
इस अधिनियम के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज आर में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है कि कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार अगर अपनी सेल को बढ़ाने के लिए आपके साथ धोखाधड़ी करता है या आपको भ्रमित करता है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाएगा। इसको समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल की बैटरी बहुत तेजी से खपत हो रही है, बहुत तेजी से खर्च हो रही है, तो आप दुकान जाते हैं और एक नई बैटरी खरीदते हैं। आपको इस नई खरीदी गई बैटरी पे 1 साल की गारंटी मिलती है, लेकिन महज 3 महीने के इस्तेमाल से ही ये बैटरी खराब हो जाती है। तो आप दुकानदार के पास फिर से जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसे रिप्लेस कर दो, लेकिन दुकानदार उस बैटरी को रिप्लेस करने से मना कर देता है। बजाय इसके वो आपको कहता है कि आप एक नई बैटरी खरीद लीजिए। ये आपके साथ क्या हो रहा है? ये दुकानदार ने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी ज्यादा बैटरियां बिके, इसके लिए उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है। और ऐसी धोखाधड़ी को हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं, यानी अनुचित व्यापारिक व्यवहार कहते हैं। भ्रमित करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार ने आपको जो सामान बेचा है, उस सामान की ऐसी खूबियां बताई हो जो उस सामान में मौजूद है ही नहीं, या फिर कोई सेकेंड हैंड सामान या रिपेयर्ड सामान को नया बोल के बेच दिया हो, या फिर कोई ऐसा विज्ञापन आपको दिखा हो जो कि आपको भ्रमित कर रहा हो। ये सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापारिक व्यवहार का हिस्सा है, और इसके खिलाफ आप कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और मेरे इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको प्रोसीजरल पार्ट बताऊंगा। इसका मतलब अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप कौन से कोर्ट में जाएं, कैसे शिकायत दर्ज कराएं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होंगी, क्या प्रक्रिया होगी। ये सारी चीजें इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा, और वो अगला भाग भी बहुत जल्द ही हमारे इसी चैनल पे आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा।